जिनके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 निकाल लीजिए। पेज नंबर 61 पर ये हमारा चैप्टर, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम जो है, आपको क्या लगता है, नेशनल इनकम एक छोटा कॉन्सेप्ट है या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है? तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। नेशनल मतलब देश, नेशन, और नेशन जो होता है पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरे इंडिया की इनकम हम जब प्लस करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, नेशनल इनकम किन चीजों को, कौन से सैलरीज को प्लस करके नेशनल इनकम बनता है, कितने समय के सैलरीज को प्लस करके नेशनल इनकम बनता है। तो मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछता है कि आपके पिताजी की सैलरी कितनी है, तो आप समझ जाते हैं कि मुझे एक महीने में पप्पा कितना पाते हैं वो बताना है, पर मंथ पप्पा कितना पाते हैं सैलरी वो बताना है। ठीक है। जब आपको कोई कॉलेज का फॉर्म भरना होता है तो उसमें लिखा होता है एनुअल इनकम, तो उसका मतलब होता है कि एक साल में कितनी कमाई होती है वो बताइए। आपके घर की एक साल में कितनी कमाई होती है, कितनी इनकम है वो बताइए। तो नेशनल इनकम भी इसी तरह से, देश जो पूरा इंडिया है वो एक साल में कितना कमाता है, 1 ईयर एनुअली कितना कमाता है, उसे प्लस करके बताना नेशनल इनकम होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि नेशनल इनकम जो है, एक साल देश ने कितना कमाया, एक साल के अंदर कितना कमाया, उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। अब जिस तरह से आप किसी किसान को पूछते हैं कि भाई आपकी एक साल की कमाई कितनी है, तो किसान जो फार्मर है वो कहता है कि मैंने एक साल में 50 किलो चावल उत्पन्न किया है, 100 किलो गेहूं उत्पन्न किया है। तो 50 किलो और 100 किलो ही उसकी क्या होगी, एनुअल इनकम होगी। तो इसका मतलब होता है कोई भी इंसान जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एक साल के अंतर्गत, वो उसका इनकम होता है। तो किसान के लिए राइस एंड व्हीट जितना भी उसने एक साल में प्रोड्यूस किया वो उसकी इनकम है। इसी तरह से डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर सामान प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये लोग सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो इन्होंने एक साल के अंदर कितनी सर्विस दी पब्लिक को, उसका मनी वैल्यू कितना है, उसे फाइंड आउट करके उसे प्लस किया जाता है और बताया जाता है कि डॉक्टर की एनुअल इनकम इतनी है, टीचर की एनुअल इनकम इतनी है, और एडवोकेट की एनुअल इनकम इतनी है। ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि गुड्स हो या सर्विसेज हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो आपके देश में प्रोड्यूस किया गया। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी टाइप का गुड्स हो, किसी भी टाइप का सर्विस हो, किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो आपके देश के अंदर, और एक साल के अंदर, एक साल के अंदर जितना प्रोड्यूस किया हो, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। उन सब को टोटल कर दिया जाए तो जो मनी वैल्यू होगा उसे कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है। आपको मैंने बताया नेशनल इनकम इज एग्रीगेट, मींस टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इन एन इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी मतलब एक कंट्री के अंदर। तो एक कंट्री में आपने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया एक साल के अंदर, वो उस देश का क्या होगा, नेशनल इनकम माना जाएगा। तो आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखे कि नेशनल इनकम क्या होता है, मनी वैल्यू होता है। पीरियड में क्या होता है, 1 ईयर, 1 ईयर का हिसाब किताब किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, 2 साल का प्लस करके नेशनल इनकम नहीं बताएंगे। 1 ईयर के अंदर कितना आपने प्रोड्यूस किया उसे मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके प्लस किया जाएगा। जो टोटल आएगा, एग्रीगेट आएगा, वो होता है आपका नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन हम देखते हैं वन बाय वन। तो यहां पर हमारे पास चैप्टर का नाम है 7 नेशनल इनकम, पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पर जिसके पास टेक्स्ट बुक हो अपना टेक्स्ट बुक सामने ओपन करके रखेंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन। नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग हियर, नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये नेशनल इनकम कोई छोटी बात नहीं है। ये छोटा एरिया नहीं कैलकुलेट कवर करता है, ये पूरा कंट्री कवर करता है, फुल कंट्री को कवर करता है। और फुल कंट्री को कोई भी कॉन्सेप्ट कवर करे तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान में रखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो छोटा कॉन्सेप्ट होता है उसे कवर करना, छोटे छोटे एलिमेंट्स को कवर करना माइक्रो कहलाता है, माइक्रो। और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को कवर करना मैक्रो कहलाता है, मैक्रो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, छोटे कॉन्सेप्ट और बड़े कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद में द नेशनल इकोनॉमी comprises of all firms and factories, shops and markets, banks and financial institutes, various departments and their offices etc. तो नेशनल इनकम जो है हर एक जगह पर, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबके इनकम को प्लस किया जाएगा तो हमें देश का नेशनल इनकम पता चलेगा। देखिए वर्डिंग्स, द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेज ऑफ ऑल फर्म्स। कंप्राइजेज मतलब क्या हुआ, मिक्स करता है, टोटल लेता है, एग्रीगेट लेता है। The national economy comprises of all firms and factories. तो जितने भी फर्म हैं उनका इनकम प्लस किया जाएगा, जितने भी फैक्ट्री हैं उन्होंने कितना सामान बनाया उसे प्लस किया जाएगा, जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उन सब का जो भी इनकम होगा उसे प्लस किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छूटना नहीं चाहिए। वो कोई भी फर्म हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर ऑफिसेस एक्सेट्रा। तो जैसे क्लासेस है, क्लासेस का ऑफिस है, जैसे LIC है उसका ऑफिस है। तो कोई भी दुकान हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी शॉप हो, ईच एंड एवरी प्लेसेस पर लोग जितना कमा रहे हैं उन सब के इनकम को प्लस किया जाएगा और वो कहलाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो कंपोजिट मतलब क्या होता है, मिक्स। कंपोजिट मतलब क्या होता है, मिक्स, टोटल, एग्रीगेट, होल। तो नेशनल इनकम क्या है, कंपोजिट मेजर, मतलब सब कुछ मिलाकर मापा जाता है। सब कुछ मिलाकर मापोगे तो नेशनल इनकम आएगा। किन चीजों को मिलाकर आप मापोगे, सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन एक्सेट्रा। तो यहां पर मैं आपको समझाऊं,
प्रोडक्शन, जैसे फर्म और फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करते हैं, उनका एक साल के अंदर प्रोडक्शन, जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक साल के अंदर मान लो 100 करोड़ का उन लोगों ने प्रोडक्शन किया, तो 100 करोड़ वो प्लस हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, लोग होलसेल से रिटेल में सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर वो बेनिफिट बनाते हैं, तो उनका जो कमाई है, उनका जो बेनिफिट है वो भी प्लस किया जाएगा। एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जो कमाई होता है वो भी प्लस किया जाएगा। कंजम्पशन, जैसे फार्मर्स अनाज उत्पन्न करते हैं लेकिन वो बेच नहीं पाते, खुद के ही परिवार के लिए यूज करते हैं, तो कंजम्पशन के लिए अगर उन्होंने यूज कर लिया तो कितना अनाज यूज किया उसके वैल्यू को भी प्लस करेंगे। बट is also an objective indicator of economy welfare of the people in a country। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे ही बिना मन के नहीं, आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव वर्ड का मैं मीनिंग समझा रहा हूं ठीक से, लिसन हियर स्टूडेंट्स। कई लोग क्या है, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग क्यों कर रहे हैं पूछा जाए तो शौक है, अपने शौक के लिए, मतलब उनका कुछ उद्देश्य नहीं है कि मैं पेंटिंग कर रहा हूं तो मुझे इससे ये मिलेगा या वो मिलेगा, सिर्फ टाइम पास अपने उद्देश्य के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग, तो सॉन्ग सुनते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। कुछ लोग रिसोर्ट जाते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो आप कोई काम अगर कर रहे हो लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे या इतना कोई कॉमोडिटी मिल जाएगी, तो कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपने अपने दोस्त का होमवर्क कर दिया लेकिन उससे कुछ नहीं लिया, आपने पैसे नहीं लिए, कोई मनी कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेशनल इनकम में वही काम आएंगे जिसको करते टाइम आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा था, आपने कोई सोच रखी थी, उद्देश्य रखा था कि मुझे ये मिलेगा। जैसे कोई जाता है पत्थर तोड़ने के लिए तो उद्देश्य रखता है कि मुझे 800 रुपए मिलेंगे। कोई फैक्ट्री में काम करने जा रहा है तो एक महीने के बाद मुझे 10,000 मिलेंगे। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट रखकर कोई काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो इनकम हो उसे हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला नहीं। ठीक है, किसी भी फ्रेंड का हेल्प कर रहे हैं आप, बिना पैसे के आप हेल्प कर दे रहे हैं, कोई मनी वैल्यूएशन नहीं हुआ तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इकोनॉमी वेलफेयर। इकोनॉमी वेलफेयर मतलब आपका या देश का अर्थव्यवस्था, मतलब रुपए पैसे के हिसाब से फायदा होना चाहिए, तो ही वो नेशनल इनकम में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि कोई भी प्रोड्यूस करे, फर्म हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो या कोई भी ऑफिस हो, उनके द्वारा कोई भी उनके द्वारा सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसके टोटल गुड्स या सर्विसेज जो किसी कमाई के ऑब्जेक्ट से बनाया गया या सर्विस दी गई, उसके टोटल को हम नेशनल इनकम कहेंगे, और वो क्या होना चाहिए, 1 ईयर के अंतर्गत होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है स्टूडेंट्स, इन इंडिया। अब इंडिया की बात किया जाए, इंडिया ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए इन्होंने एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। तो इन्होंने जो संस्था का गठन किया उसका नाम क्या है, कब उन्होंने उस संस्था को बनाई, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम करेगा हर साल। तो देखिए, इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इनकम कमिटी। नेशनल इनकम कमिटी मतलब NIC, नेशनल इनकम कमिटी NIC, इन 1949। 1949 में इंडिया ने क्या किया, एस्टैब्लिश किया नेशनल इनकम कमिटी का, जो क्या करेगा, हर साल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगा। स्टूडेंट्स, इंडिया ने नोट प्रिंट करने के लिए, करेंसी को प्रिंट करने के लिए RBI को स्टैब्लिश किया हुआ है कि RBI का काम ही रहेगा नोट को छापना। ऐसे ही
नेशनल इनकम कमिटी का काम ही है नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आप ईयर याद रखिए स्टूडेंट्स, ईयर को आप याद रखकर अगर लिखेंगे क्वेश्चंस में तो आपका आंसर इंप्रेसिव होगा। नेशनल इनकम कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949, marked the beginning of government effort for regular compilation of national income estimates। तो नेशनल इनकम का एस्टिमेट करने के लिए इसे क्या किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। एट प्रेजेंट अगर करंट टाइम में देखें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO compiles and publishes data on national income and allied aggregate every year। allied मतलब ज्वाइंट करना, शामिल करना। allied मीन्स ज्वाइन करना, शामिल करना। तो हमारे देश में नेशनल इनकम कमिटी और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों ज्वाइंट होकर हर साल, एवरी ईयर, हर साल कितना एग्रीगेट नेशनल इनकम हो रहा है वो कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पेज पर हमने देखा कि इंडिया ने दो संस्थाओं को एस्टैब्लिश किया हुआ है। नेशनल इनकम कमिटी 1949 में, और उसे सहयोग करने के लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ये दोनों मिलकर हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो आपने यहाँ सुना कि नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट किया जाता है, बजट हर साल बनता है। बजट बनाने के लिए इनकम तो पता होना चाहिए ना, इस साल इनकम कितना हुआ, तो ही आप नेशनल इनकम की मदद से बजट बना सकते हैं। तो नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट किया जाता है, एक साल के अंदर कितना हमने कमाया वो हर साल चेक किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर से, उसके हिसाब से बजट बड़ा या छोटा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास है मीनिंग। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे सामने है मीनिंग। तो स्टूडेंट, नेशनल इनकम का मीनिंग जरा देखा जाए। इजी वर्ड्स में पहले मीनिंग देख लेंगे, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखा जाए मीनिंग। नेशनल इनकम मीनिंग, मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। अब यहाँ पर हर जगह पर या तो प्रोडक्ट हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, सबको मनी में वैल्यूएट किया जाता है, सबका मनी में कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ तक कि आपको पता है गुडविल, बिजनेस की गुडविल को भी मनी में कन्वर्ट किया जाता है। बिजनेस का रेपुटेशन कितना है उसे भी मनी में कन्वर्ट करके बताया जाता है। तो मॉडर्न इकोनॉमी में ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मनी, मनी के ही फॉर्म में सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो नेशनल इनकम को हमेशा मनी फॉर्म में ही हम एक्सप्रेस करेंगे, इसे ध्यान रखिए। नेशनल इनकम को हमेशा हम मनी फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे, ये ध्यान रखिए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फीचर में भी आएगा, इसे ध्यान रखिए, फीचर्स में भी ये आएगा। मतलब मनी वैल्यू, नेशनल इनकम का हमेशा क्या होता है, मनी वैल्यू। तो ये फीचर्स में भी आएगा, इसे ध्यान में रखिए। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, टोटल। टोटल भी आपका फीचर्स में आएगा। टोटल किस नाम से आएगा, एग्रीगेट। एग्रीगेट, तो एग्रीगेट जो भी होगा, टोटल इनकम जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कंट्री का, नेशन का नेशनल इनकम। ठीक है, हर जगह से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं सबकी कमाई को टोटल करने के बाद जो इनकम होगा वही नेशनल इनकम कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वर्ड हमने इंपॉर्टेंट देखा, एग्रीगेट। इन रियल टर्म्स, मतलब वास्तव में देखा जाए तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लीजिए यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया जो फीचर्स में यूज होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर। यहाँ से फीचर्स सब तैयार होते जा रहे हैं, यही सब फीचर्स में जमा किया जाएगा। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो मतलब क्या होता है, कितना सामान बनकर तैयार हुआ और कितना बेचा गया। फ्लो, आप जानते हैं कि नदी का पानी क्या है, बहते रहता है।
और पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब का पानी बहता नहीं है, वो कांस्टेंट एक ही जगह जमा रहता है। तो जो बहता रहे उसे रिवर कहते हैं, और उसे फ्लो, संधान स्पीड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट, जो बहता रहे। रिवर जो है वो बहता रहता है, उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। और पॉन्ड जो है उसका पानी रुका हुआ रहता है, उसे स्टैटिक कहते हैं। तो नेशनल इनकम फ्लो है, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड को भी ध्यान रखिए, स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक फ्लो का उल्टा होता है। तो नेशनल इनकम स्टैटिक नहीं है, क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। किन चीजों का फ्लो, कौन से चीज का आना जाना देखा जाता है इसके अंदर, गुड्स का एंड सर्विसेज का। एक साल के अंदर आपके देश में कितने गुड्स आए और कितने गए, ठीक है, कितना गुड्स आपके देश में प्रोड्यूस किया गया, कितने सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए एक साल के अंदर आपके देश में। देश को ये लोग क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी, ठीक है, एंड इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में मतलब एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर आए गए, उसी के टोटल को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। तो यहाँ फ्लो वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अ ईयर। अ ईयर मतलब इसका क्या होता है, एनुअल कैलकुलेशन होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमें मिल गया स्टूडेंट, फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी फीचर्स में आपका इंक्लूड होगा, फाइनेंशियल ईयर। तो देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मिल गया, मनी वैल्यू, ऊपर टॉप पर मनी वैल्यू, फिर नीचे मिला आपका एग्रीगेट, एग्रीगेट, फिर आपको मिला फ्लो कॉन्सेप्ट, फिर आपको मिला फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इसका 1 ईयर का रहता है। तो इस तरह से आपने मीनिंग देखा कि नेशनल इनकम क्या है, मनी वैल्यू में होता है, पूरे देश के इनकम को टोटल करने से मिलता है, 1 ईयर के इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, और सिर्फ फ्लो, जितने उस साल प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं को कैलकुलेट किया जाएगा। फ्लो मीन्स जितने उस साल बने, पहले का नहीं, जितना इस साल बना है उसे ही प्लस किया जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके घर में क्या है, फ्रिज है, टीवी है, लेकिन ये सब आपने 5 साल 10 साल पहले लिया था। तो अगर आपको इस साल की कमाई देखना है, तो इस साल आप घर पर क्या लेकर आए, क्या खरीद कर आप घर पर इस साल लाए, वो आपके इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। वो तो 10 साल पहले, 15 साल पहले फ्रिज टीवी आया था, तो उस साल का इनकम था, इस साल का थोड़ी है। आपके घर में है, लेकिन वो इस साल के नेशनल इनकम में नहीं आएगा। इस साल आपने क्या चीजें खरीदी वो आपके इनकम में आएगा। इस साल मान लीजिए आपने बाइक परचेज किया, इस साल आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो जो बाइक है, जो कंप्यूटर है, वो आपने इस साल अपने घर में इंट्रोड्यूस किया है, इस साल वो इनकमिंग हुआ है, इस साल आपने लाया है, तो फ्लो इस साल हुआ है, इसलिए इस साल के इनकम में ही उसे ऐड किया जाएगा। 10 साल 15 साल पहले जो खरीदा हुआ वस्तु है उसे प्लस नहीं किया जाएगा। तो होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट whatever goods and services are produced during the year, that will be added in national income, okay, not the old one। बहुत पुराने टाइम का आपके घर में है, वो इस साल के इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, बरोबर है। जो इस साल आया है आपके घर में वही ऐड किया जाएगा, ओके। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। नेशनल इनकम का डेफिनेशन देखा जाए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के 3 डेफिनेशन है हमारे पास। नेशनल इनकम के 3 डेफिनेशन हैं। ये तीनों लोगों ने मिलकर पहले एक डेफिनेशन दिया है, उसके बाद अगले पेज पर 2 डेफिनेशन हम और देखेंगे। तो पहले ये तीनों लोग कौन है, जरा इन्हें पहचाना जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी अभी ऊपर देखा कि 1949 में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था वो, नेशनल इनकम कमिटी। नेशनल इनकम कमिटी जिसका काम है हर साल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम कमिटी के हिसाब से क्या डेफिनेशन है वो हम अगले पेज पर देखेंगे। लेकिन नेशनल इनकम कमिटी जब 1949 में स्टैब्लिश की गई थी, तो उसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन उनका नाम था प्रोफेसर पीसी महालनोबियस। प्रोफेसर पीसी महालनोबियस, जिनका फोटो यहाँ साइड में दिख रहा है आप लोगों को, बड़े साइज में जो फोटो है
वो कौन है? पीसी महालनोबिस। और यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया गया है चेयरमैन। ये नेशनल इनकम कमिटी के चेयरमैन थे 1949 में। और इन्हें मदद करने के लिए मेंबर्स भी थे उस कमेटी के। तो जो मेंबर्स थे, यहाँ पर नीचे लिखा गया है नेशनल इनकम कमिटी के मेंबर्स। मेंबर वर्ड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है मेंबर्स। तो जो मेंबर्स थे वो आपको दिखाए जा रहे हैं। मेंबर्स का नाम क्या था? प्रोफेसर डी आर गाडगिल एंड डॉक्टर वी के आर वी राव। तो यहाँ पर दोनों लोगों को दिखाया गया है, डी आर गाडगिल एंड वी के आर वी राव। तो ये दो लोग क्या थे? मेंबर थे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, चेयरमैन के नेम और मेंबर ऑफ नेशनल इनकम कमिटी के नेम पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं फिर से रिवाइज कर दूं, 1949 में जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था उसका नाम था नेशनल इनकम कमिटी, जिसके चेयरमैन थे पीसी महालनोबिस और उसके मेंबर्स थे वी के आर वी राव एंड डी आर गाडगिल। ठीक है, तो चलिए अब हम तीन डेफिनेशन देखेंगे, नेशनल इनकम के तीन डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस है हमारे पास स्टूडेंट्स नेशनल इनकम के, वो तीन लोगों ने दिए हुए हैं। पहला आपका जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम कमिटी ने दिया वो, उसके बाद प्रोफेसर एसी टीग्यू का डेफिनेशन, फिर तीसरा प्रोफेसर इरविन फिशर का डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेशनल इनकम कमिटी ने हमें डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप तीनों पढ़िए, लेकिन आपको याद क्या है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप याद रखिए। ठीक है, तो तीनों आपको पढ़कर मीनिंग बताया जा रहा है। नेशनल इनकम कमिटी ने डेफिनेशन दिया, अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमिटी NIC, a national estimate measures the value of commodities and services turned out during a given period काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो यहां पर स्टूडेंट डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इसके वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट रखे गए हैं कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उसको लंबे समय तक याद रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स वर्ड्स का मीनिंग जरा देखिए। नेशनल एस्टिमेशन, नेशनल एस्टिमेशन मतलब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। तो जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है, मेजर्स मतलब वो मापता है, वो कैलकुलेट करता है द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज। वॉल्यूम मतलब कितना, वॉल्यूम मतलब कितना, कितना कमोडिटीज एंड सर्विसेज मतलब सामान और सेवाएं। तो आपके देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट मतलब प्रोड्यूस किए गए। यहां पर टर्न्ड आउट का मतलब क्या होगा? प्रोड्यूस किए गए। कब? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर आपके देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, उनको प्लस करेंगे तो आपको नेशनल इनकम पता चलेगा। और प्लस करते टाइम ध्यान देना, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन मीन्स स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब दो बार कोई भी चीज को प्लस नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं स्टूडेंट्स, जैसे आप एग्जाम में पेपर लिखते हैं, तो पेपर में आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा और लास्ट में फिर से खत्म करते करते एक बार फिर से उसी क्वेश्चन का आंसर लिखा। अब अगर टीचर सुपरवाइजर केयरलेस होंगे तो पहले वाले आंसर पे भी मार्क्स दे देंगे और फिर से आपने जो बाद में लिखा है उस पर भी मार्क्स दे देंगे। तो एक ही क्वेश्चन पर आपको दो बार मार्क्स मिल गया, तो ये सही नहीं है। सही क्या होना चाहिए? जिस आंसर पर आपको ज्यादा मार्क्स मिला है सिर्फ उसी का काउंट होना चाहिए और कम मार्क्स वाला आंसर कट हो जाना चाहिए। करेक्ट है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। आपके घर में नेशनल इनकम पूछने के लिए कुछ लोग आए, वो क्या पूछ रहे हैं कि पापा के पास बाइक है क्या? तो पापा ने बोला हाँ है बाइक। पापा चलाते हैं बाइक? हाँ चलाते हैं। फिर भाई के पास बाइक है क्या? तो हाँ वो भी चलाते हैं बाइक। तो नेशनल इनकम में लिख लिया गया दो बाइक। लेकिन बाद में पता चला कि घर में एक ही बाइक है, वही बाइक पापा भी चलाते हैं और वही बाइक भाई भी चलाते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा डुप्लीकेशन हो गया, डबल काउंटिंग हो गया, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि आपके घर में दो दो बाइक है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और बहुत ही सावधानी का काम है, इसलिए कहा गया है डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल इनकम का नेशनल इनकम कमिटी द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन है वो हमने क्लियर किया। ठीक है, आपने सिर्फ यही देखा इसके अंदर कि एक साल के अंतर्गत जितने भी सामान और सर्विसेज बनाए जाएंगे विदाउट डुप्लीकेशन उसे प्लस कर लीजिए, जितना अमाउंट बनेगा वो आपका नेशनल इनकम कहलाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हम प्रोफेसर एसी पिग्यू द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन। प्रोफेसर एसी पिग्यू बहुत ही फेमस है नेशनल इनकम के डेफिनेशन के लिए, तो इनके भी नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड ध्यान से समझ लीजिए। प्रोफेसर एसी पिग्यू ने कहा नेशनल डिविडेंड मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम, नेशनल डिविडेंड मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम, नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम। ऑब्जेक्टिव इनकम मतलब क्या, उद्देश्य रख कर आपने कमाया उसे हम ऑब्जेक्टिव इनकम कहते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट था कि मैं एक महीने काम कर रहा हूं मुझे सैलरी मिलेगी, तो ऐसा ऑब्जेक्ट रख कर आपने काम किया या सामान बनाया तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब पीपल, पीपल मतलब पब्लिक। पब्लिक ने जितना भी ऑब्जेक्ट रखकर कमाया इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देश ने तो कमाया लेकिन हमारा कोई नागरिक, हमारा कोई आदमी बाहर देश जाकर कमा रहा है और पैसे ला रहा है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, अपने देश के इनकम में ऐड करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके घर में पापा बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और मम्मी घर में ही क्या छोटा सा दुकान खोलकर रखी है। तो दुकान खोल कर रखी है तो घर में जो दुकान से कमाई हो जा रही है वो भी आपके घर की इनकम है, और बाहर से जो पापा कमा कर लाएंगे वो भी आपके घर की इनकम है। दोनों इनकम को आप प्लस करेंगे तो आपके घर की टोटल इनकम मानी जाएगी। ऐसे ही हमारे देश के अंदर हमारे नागरिक हमारे देश में रहकर कमा रहे हैं, और कुछ लोग बाहर देश जाकर कमा रहे हैं और हमारे देश में कमाकर पैसे ला रहे हैं। तो जो हमारे देश में रहकर कमा रहे हैं और हमारे देश से बाहर रहकर कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे देश में ला रहे हैं, दोनों इंसानों की कमाई को प्लस करके जो आएगा वो नेशनल इनकम माना जाएगा। तो इनके वर्डों में क्या देखा आपने स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स मतलब, हाँ बिल्कुल ध्यान देना, इंक्लूडिंग मतलब प्लस कर लेना, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो कमाई बाहर फॉरेन कंट्री से हो रही है उसे भी हम प्लस करेंगे, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, और मनी में ही कैलकुलेट किया हुआ प्रोडक्ट या सर्विसेज हम नेशनल इनकम में प्लस करेंगे। मनी मनी ये लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया और आपसे 5,000 रुपए लिए, 5,000 आपसे लिया, तो मैंने जो सर्विस दिया उसका मनी वैल्यू है ना ये 5,000, लेकिन मैं अपने बच्चे को घर पर अगर पढ़ाता हूं तो उससे पैसे लूंगा क्या, नहीं लूंगा। तो मैंने आपको पढ़ाया, आपसे 5,000 लिया, उसका मनी वैल्यू कैलकुलेट हुआ तो ये नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया और उससे पैसा नहीं लिया, मनी में कैलकुलेशन नहीं किया, तो वो सर्विस नेशनल इनकम में नहीं आएगा। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई लेडी है, कोई औरत है, वो जाकर किसी के घर में क्या करती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, तो वहां से उसे 10,000 मंथली मिलता है। तो 10,000 उसकी क्या है, इनकम है। लेकिन वही महिला, वही लेडी अपने घर में आकर खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, तो उसे कोई पेमेंट नहीं देता, उसे कोई सैलरी नहीं मिलती। घर पर काम करना जो है वो लव अफेक्शन की वजह से, तो उसे हम नेशनल इनकम में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एसीपीक्यू कहते हैं कि जब तक मनी में वैल्यूएशन नहीं किया गया तब तक उसे नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। लव एंड अफेक्शन के द्वारा किया हुआ काम नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हमने एसीपीक्यू का डेफिनेशन समझा कि नेशनल इनकम वो है जो ऑब्जेक्टिव इनकम हमने कमाया है अपने देश में प्लस बाहर देश जाकर कमाया है, उन दोनों को मनी वैल्यू में कैलकुलेट करके प्लस किया गया तो जो मिलेगा वो नेशनल इनकम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए थर्ड डेफिनेशन हम देखते हैं, इरविन फिशर द्वारा दिया गया डेफिनेशन। इरविन फिशर ने क्या डेफिनेशन दिया, इनका बहुत ही निराला डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। इरविन फिशर्स ये भी बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने नेशनल इनकम का डेफिनेशन दिया है। नेशनल डिविडेंड मतलब अगेन नेशनल इनकम, नेशनल डिविडेंड और कंसिस्ट नेशनल इनकम। सो देखिए ये लोग इन्होंने कहा डिविडेंड बोलिए या इनकम बोलिए, तो नेशनल डिविडेंड और इनकम मतलब नेशनल डिविडेंड कहिए या नेशनल इनकम। कंसिस्ट मतलब इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है क्या, सोली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो वो सर्विसेज, वो सेवाएं जो ग्राहक को फाइनली मिली, ग्राहक को फाइनली जो मिला, उसे हम क्या करेंगे, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो मटेरियल मतलब क्या हुआ, वस्तु के रूप में, और फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट या फिर दूसरों की सेवाओं के द्वारा। तो दूसरों के द्वारा बनाया मटेरियल प्रोडक्ट हो या सेवा हो। तो मैं इसे आपको वापस से समझाता हूं स्टूडेंट, ठीक से ध्यान दीजिए। अल्टीमेट मतलब होता है अंततः, मतलब लास्ट में। अल्टीमेट मतलब क्या, अंततः मतलब लास्ट में। तो इरविन फिशर कह रहे हैं कि ग्राहक को जो लास्ट में मिलता है, लास्ट में मिलता है मतलब क्या, बार बार कहा जा रहा है स्टूडेंट, मैं आपको समझाऊं। जैसे आप जाते हैं सैंडविच खाने के लिए, तो सैंडविच खाने के लिए आप ऑर्डर दे दिए, तो पहले वो टमाटर निकालेगा, टमाटर आपको दे देगा क्या, वो नहीं, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। फिर क्या है, ब्रेड निकालेगा, ब्रेड आपको देगा क्या, नहीं, तो ये भी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। उसके बाद में पिज्जा, ये जो चीज वगैरह है वो निकालेगा, तो वो आपको देगा क्या, नहीं, तो ये भी नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होगा। पूरी तरह से वो पहले क्या करेगा, उसे कट करके सारे मसाले डालकर उसे परफेक्ट ओके कर लेगा, फिर आपको पैक करके हाथ में क्या देगा, सैंडविच देगा। तो ये अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जो अंतिम ग्राहक है, उसे क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सैंडविच। तो सैंडविच जो अल्टीमेट ग्राहक को मिला, वो सैंडविच ही देश का क्या है, नेशनल इनकम माना जाएगा कि देश ने ये सैंडविच बनाया है। आपको फिर से मैं एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, जैसे आप शर्ट खरीद कर पहनते हैं, तो आपको फाइनली शर्ट मिलता है ना, लेकिन शर्ट को बनाने के लिए पहले क्या लगता है, कॉटन, कॉटन से फिर क्या बनता है, थ्रेड। तो आपको कॉटन नहीं दिया जाता, आपको थ्रेड नहीं दिया जाता, आपको फाइनली क्या दिया जाता है, शर्ट। तो कॉटन मान लीजिए 100 रुपीज का है, कॉटन को चेंज करके थ्रेड बनाया गया तो वो 300 का हो गया। अब 300 थ्रेड का आपने शर्ट बनाया तो 1000 रुपीज हो गया। वापस से ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आपने कॉटन कितने का देखा था, 100 रुपीज का, उसे थ्रेड में कन्वर्ट किया तो वो बन गया 300 रुपए का, 300 रुपीज का थ्रेड बन गया। थ्रेड से आपने शर्ट बनाया तो वो 1000 रुपीज का हो गया। तो आपके हाथ में लास्ट में शर्ट पहुंचता है, तो आप शर्ट की कीमत क्या है, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, कॉटन की कीमत ऐड नहीं करेंगे, थ्रेड की कीमत ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कॉटन और थ्रेड दोनों की कीमत शर्ट के अंदर जोड़ ली गई है। ठीक है, तो शर्ट जो है उन दोनों को ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी कीमत उसके अंदर जोड़कर ही शर्ट की कीमत रखी गई होगी। ठीक है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर को शर्ट मिलता है, तो शर्ट की कीमत लेकर हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे। तो फाइनली एक बार फिर से पढ़ लिया जाए स्टूडेंट्स, इरविन फिशर का डेफिनेशन, नेशनल डिविडेंड और नेशनल इनकम consist of solely of services as received by ultimate consumer whether from their material or from their human environment। तो क्या कहा गया, जो अंतिम ग्राहक प्राप्त करता है, सर्विसेज हो या गुड्स हो, अपने इंसानों द्वारा बनाया गया। तो इंसानों द्वारा सामान बनाया गया, सर्विस बनाया गया, जो अंतिम ग्राहक प्राप्त करता है, तो अंतिम ग्राहक को जो सामान मिला उसी का वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा और टोटल को नेशनल इनकम कहा जाएगा। ये इरविन फिशर का डेफिनेशन था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के बाद फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम।
तो देखिए स्टूडेंट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम हमारे क्या है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम हमारे पास 7 हैं, 7 फीचर्स हैं, जिसे हम याद रखने के लिए हिंट दिमाग में रख सकते हैं। आपको याद रखने के लिए स्टूडेंट मैं एक हिंट बताता हूं, उसे ध्यान में रखिए। हिंट आपके सामने स्क्रीन पर। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम 7 हैं, उन्हें याद रखने के लिए हिंट इस तरह से है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या है उसे आप इस तरह से एक स्लोगन में याद रखिए। नेशनल इनकम इज मा फॉर मी फॉर फ्यूचर। मतलब नेशनल इनकम ही क्या है, हमारी बाद में परवरिश करती है, हमें सुख सुविधा देती है। तो नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसे किसका नाम दिया गया है, माँ का। तो नेशनल इनकम इज माँ फॉर मी फॉर फ्यूचर। मतलब नेशनल इनकम मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए माँ है। ठीक है, तो नेशनल इनकम, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज माँ फॉर मी फॉर फ्यूचर। अब ये जो स्लोगन है, नेशनल इनकम इज माँ फॉर मी फॉर फ्यूचर, उसे आप अगर अरेंज कर लें इस तरह से वर्टिकल से, तो आपको सारे फीचर्स के फुल फॉर्म मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है माँ फॉर मी फॉर फ्यूचर। अब इससे देखिए जो फुल फॉर्म्स बनते हैं वो क्या बनेंगे। एम से बन जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम मैक्रो है, मतलब बड़े एरिया को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद में ए से है आपका नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट एग्रीगेट वैल्यू आपको अभी आगे समझाया जाएगा इसका मीनिंग। नेट एग्रीगेट वैल्यू, ए का फुल फॉर्म नेट एग्रीगेट वैल्यू। ठीक है, एफ से होगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। एफ से होगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट का एफ बचा हुआ है उससे होगा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब ये लोग जोड़ देंगे कि 1 ईयर का ही कैलकुलेशन किया जाए, नेशनल इनकम में 1 ईयर का ही कैलकुलेशन इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स ए जो सेकंड नंबर पर बचा हुआ है उसका मतलब हम लोग लेंगे अब्रॉड, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अपने देश की तो इनकम लेंगे ही, अगर बाहर कोई गया है तो उसकी कमाई को भी हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद एफ से होगा आपका सेकेंड वन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको बताया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे शर्ट का एग्जांपल दिया मैंने, तो कॉटन नहीं लिया जाएगा, थ्रेड नहीं लिया जाएगा, फाइनल कौन है, शर्ट है। फाइनल कौन है, शर्ट है, तो शर्ट की कीमत ली जाएगी। तो फाइनल मतलब यहां पर वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आपके पास एम बचा हुआ है, एम मीन्स होगा आपका मनी वैल्यू। तो आपको मीनिंग वगैरह में दिखाया गया कि नेशनल इनकम सिर्फ मनी वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, लॉ एंड एफेक्स में, लॉ और एफेक्शन में किए हुए काम को इंक्लूड नहीं करता, ओनली मनी वैल्यू को ही नेशनल इनकम इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिंट याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम इज मा फॉर मी फॉर फ्यूचर, फिर वहां से आपका पूरा फुल फॉर्म निकलेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक फीचर को हम लोग जरा ध्यान से देखते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम में मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, तो हिंट में एम फॉर है यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है छोटे में छोटे छोटे चीजों का आप अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे तो उसे माइक्रो कहते हैं, लेकिन ये बड़ा है, इसे क्या कहा जाएगा, मैक्रो। तो ये पूरा इंडिया को कवर करता है, पूरे इंडिया में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है टोटल प्लस करके, टोटल प्लस करके जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। तो ये बड़े एरिया को कवर करता है, इसलिए इसे मैक्रो कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पीछे बैकग्राउंड में दिखाया गया है, ये छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट नहीं करता, जैसे इनवर्स है हमारा, जैसे अर्थ है हमारा, पूरे देश को कवर करता है वो। ठीक है, तो पूरी बड़ी बड़ी चीजों के अध्ययन को ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो में स्टूडेंट्स आप ले सकते हो बजट, बजट पूरे देश के लिए बनाया जाता है। सेंट्रल बैंक के बारे में अध्ययन करना, सेंट्रल बैंक पूरे देश को कवर करता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम हो गया, बजट हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सब
मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉपुलेशन, ये सब भी कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे देश के बारे में बात करते हैं, तो ये भी मैक्रो कॉन्सेप्ट्स माने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने बता दिया नेशनल इनकम पूरे देश को कवर करता है, वैसे ही आपका पॉपुलेशन, बजट, इलिटरेसी, ये सब भी क्या होते हैं, पूरे देश को कवर करते हैं। जो लोग पूरे देश को कवर करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर वर्डिंग में लिखा हुआ है नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ इकोनॉमी, मतलब पूरे देश का इनकम, इकोनॉमी मतलब कंट्री, यहां पर इकोनॉमी मतलब कंट्री, एज होल मतलब पूरे देश का हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनकम इंक्लूड करेंगे। रादर देन, ना की एन इंडिविजुअल, किसी एक घर का इनकम हम लोग इसमें बात नहीं करने वाले हैं, किसी एक परिवार, किसी एक घर, किसी एक राज्य की बात नहीं करने वाले हैं, पूरे देश की बात करने वाले हैं। तो जो पूरे देश को इंक्लूड करे, होल कंट्री को कवर करे, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, हेंस इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आया रहेगा स्टूडेंट। मैं फिर से आपको बता दूं, सप्लाई और डिमांड ये क्या है, छोटी चीजें हैं, ये माइक्रो में आती हैं, माइक्रो छोटी चीजें, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, यूटिलिटी भी छोटी चीज है, वो माइक्रो में आता है, और मैक्रो में बड़ी बड़ी चीजें मैंने बता दिया। नेशनल इनकम का अध्ययन कीजिए, इलिटरेसी का अध्ययन कीजिए, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट का अध्ययन कीजिए, सेंट्रल बैंक के बारे में अध्ययन कीजिए। ये लोग पूरे देश को कवर करते हैं, इसलिए इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सेकंड फीचर देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड फीचर आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाया गया है स्टूडेंट, तैयार सामान। तैयार सामान, यहाँ पर पूरा सामान तैयार करके क्या किया गया है, पैक कर दिया गया है। दैट मीन्स नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू लिया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं, रॉ मटेरियल्स का नहीं। मतलब आपको मैंने सैंडविच बताया, सैंडविच के लिए रॉ मटेरियल क्या है, पोटैटो, टमाटो, ये लोग क्या है, रॉ मटेरियल हैं। जो आप उसके अंदर चीज डालते हैं, ये सब इंटरमीडिएट चीज हैं जो उसे कंप्लीट होने में मदद करते हैं, और कंप्लीट होने के बाद फाइनल आपके हाथ में क्या आता है, सैंडविच। तो सैंडविच जो है आपका फाइनल गुड्स है, तो फाइनल गुड्स का ही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स का एक किसने प्रेजेंट कर दिया, फिर संदीप प्रजापति, वाई प्रेजेंटिंग, संदीप प्रजापति, वाई प्रेजेंटिंग। यहाँ पर टाइम सेट करके रखा गया है लेक्चर के लिए, आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रह जाएगा। आप लोग सिर्फ सुनिए, यहाँ पर उंगली और हाथ पर कंट्रोल रखिए। मैंने यहाँ पर बताया सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाएगा। वर्डिंग जरा पढ़कर देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही स्पेशल वर्डिंग है, ध्यान से सुनिए। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हिंट में इसके लिए मैंने कौन सा शब्द दिया है, एफ। एफ मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही सिर्फ लिया जाएगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग ना हो जाए, इसलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी आर कंसिडर। तो देश में आपके सामने देखिए, टमाटर भी उत्पादित किया गया, पोटैटो मतलब आलू भी उत्पादित किया गया, और सैंडविच बनाया गया। तो ये लोग कहते हैं कि टमाटो को मत लीजिए, पोटैटो मतलब आलू को भी मत लीजिए, सिर्फ सैंडविच को ही लीजिए, वो फाइनल गुड है। अगर आप टोमेटो और पोटैटो का भी वैल्यू लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि सैंडविच में जब कीमत लिखी जाती है तो सैंडविच की कीमत लिखते टाइम उसमें टोमेटो और पोटैटो का वैल्यू पहले से ही जोड़ लिया जाता है और ग्राहक से वसूला जाता है। तो जो टोमेटो और पोटैटो था वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं फॉर सैंडविच, तो उन्हें नहीं लिया जाएगा। ओनली फाइनल गुड्स मतलब सैंडविच ही लिया जाएगा। आगे लिखा गया, the value of intermediate goods or raw material is not considered। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ध्यान रखेंगे।
नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है। यहाँ देखिए मैं सर्कल कर रहा हूं, किसे लिया जाएगा, सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाएगा। और किसे नहीं लिया जाएगा, रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब बीच के जो गुड्स हैं, बीच में जो यूज किए जाते हैं बनाने के लिए, और जो मुख्य रॉ मटेरियल लगते हैं वो नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स लिया जाएगा। एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है, ध्यान से देखिए। वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, शर्ट को प्रोड्यूस करते टाइम देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन, कॉटन से ही शर्ट बना है, तो कॉटन रॉ मटेरियल है, एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ शर्ट। तो कोई शर्ट बेच रहा है तो देखता है कि कितना कॉटन लगा है, जो कॉटन लगा रहेगा, जो रॉ मटेरियल लगा रहेगा, उसकी कीमत ऐड करके ही शर्ट की कीमत लिखता है। तो कॉटन की वैल्यू नहीं लेंगे नेशनल इनकम में, किसकी लेंगे, शर्ट की वैल्यू लेंगे। ठीक है, शर्ट आपका फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स मतलब शर्ट की वैल्यू नेशनल इनकम में लिया जाएगा, और कॉटन मतलब रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड का नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड आपको बैकग्राउंड में दिखाया गया है, एक बुलडोजर जो है काम कर रहा है। बुलडोजर को बहुत ज्यादा झटके झेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डेप्रिसिएशन होता है, बहुत ज्यादा घिसाव होता है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज को आप साल के अंतर्गत बनाते हो, लेकिन साल के अंतर्गत यूज करते करते क्या है, उसमें डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो आप डेप्रिसिएशन के बाद का अमाउंट लोगे, ना कि खरीदा हुआ वैल्यू। मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखाता हूं, आपने 20,000 का कोई मशीन खरीदा था, लेकिन साल के बीच में डेप्रिसिएशन हो गया 2000, तो आप क्या कहोगे, जो नेट वैल्यू है इस साल बचा हुआ वो उसका 18,000 है। तो 18,000 को ही हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम में लेंगे। तो एग्री जो ग्रॉस वैल्यू है वो 20,000 है, 20,000 नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब क्या, 18,000। तो आपको मैंने क्लियर कट बता दिया स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के अंतर्गत जो ग्रॉस वैल्यू है मशीन का 20,000 वो नहीं लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन के बाद जो नेट वैल्यू बचा हुआ है वही नेशनल इनकम के अंतर्गत लेंगे। तो चेक कीजिए, नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेशनल इनकम इंक्लूड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं चाहिए, उसे हम माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स मतलब जो भी आपके मशीन्स, बिल्डिंग्स, प्लांट है, उनका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो नेट बचता है वही नेशनल इनकम में लिया जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास। फोर्थ पॉइंट देखिए, एटलस दिखाया गया है, जो ग्लोब है वो दिखाया गया है आपको पीछे। इसका मतलब आप इंडिया में रहकर तो कमाते ही है, देखिए मैंने किसको मार्क किया है, इंडिया को। इंडिया में तो आप रहकर कमाते ही हैं, लेकिन आपके देश के कई लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज से कमा कर क्या है, इनकम हमारे देश में ट्रांसफर करते हैं, लाते हैं। तो उनके इनकम को भी ऐड किया जाएगा और उसके बाद जो टोटल होगा उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। तो चेक कीजिए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंट में इसके लिए मैंने अल्फाबेट दिया था ए फॉर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज। तो चेक कीजिए, नेशनल इनकम इंक्लूड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू। मतलब आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया 1000 का, आपके पॉकेट में 1000 रुपीज आया, लेकिन फिर से आपने इंपोर्ट कर लिया। जैसे इंपोर्ट हम अब जाकर में पता चल रहा है कि चाइना से हम कितना सामान इंपोर्ट करते थे, तो 1000 एक्सपोर्ट किया और 800 का सामान इंपोर्ट किया, तो नेट कितना हुआ, 200। तो नेट जो है वो नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसी तरह से द नेट डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट मेड अब्रॉड। हमारे देश से कुछ लोग बाहर जॉब करने जाते हैं और बाहर से कुछ लोग हमारे देश में जॉब करने आते हैं। तो हमारे बंदे जो रिसिप्ट करके लाएंगे, बाहर से कमा कर लाएंगे, और बाहर के बंदों को जो हम पेमेंट करेंगे उनका भी आप नेट निकालिए, माइनस कीजिए। माइनस करने पर जो वैल्यू होगा वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। मान लीजिए बाहर से कोई कमाकर आ रहा है, बाहर जॉब करता है, बाहर से कमाकर आ रहा है 700, और बाहर का कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में आकर कमा रहा है 200,
तो हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, तो 500 आ रहा है तो 500 ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या कहा जाएगा, एक्स माइनस एम, और रिसिप्ट माइनस पेमेंट को क्या कहा जाएगा, आर माइनस पी। ओके, बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह से दिया गया है कि बैकग्राउंड देखकर ही आपको बरोबर से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर मींस स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारे पढ़ाई का फिक्स डेट होता है, जून से चालू होगा और मार्च में खत्म हो जाना चाहिए, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल, हर बार हर साल 1 अप्रैल से शुरू होगा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, और 31 मार्च तक आपने कितना सामान बनाया है वो कैलकुलेट करके नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट, फाइनेंशियल ईयर कितने टाइम का होता है, 1 ईयर का, और 1 ईयर कभी से शुरू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। हमेशा टाइम को ध्यान दिया जाता है, टाइम क्या है, 1 साल, और इंडिया में वो 1 साल कहां से कहां तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, इसको हमने, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वहां पर झरना है, लेक है, तो झरने का पानी हमेशा बहते रहता है। ठीक है, तो हर साल कितना सामान आपने प्रोड्यूस किया और पब्लिक तक बहाया, मतलब पब्लिक तक पहुंचाया, उसे ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। पिछले साल आपने पहुंचा दिया था, पिछले साल आपने बनाया था, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। इस साल आपने कितना बनाकर पब्लिक तक पहुंचा दिया सामान, वही क्या है, नेशनल इनकम में आएगा। तो फ्लो मतलब जो चलता है, चलता जा रहा है, बह रहा है, ठीक है, उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जैसे नदी चलते रहती है, बहते रहती है, उसे हम फ्लो कहते हैं। तालाब चलता नहीं है तो उसे स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक। तो स्टैटिक नहीं, नेशनल इनकम क्या है, फ्लो है। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या दिखाता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया और ग्राहक तक पहुंचाया गया इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, 1 साल के अंतर्गत। तो एक देश में 1 साल के अंतर्गत कितना सामान बनाया गया और पब्लिक तक पहुंचाया गया, उसके फ्लो को, जितना आया गया सामान उसी को प्लस करके नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। इसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, मनी वैल्यू। आपको एसीपीयू ने कहा कि नेशनल इनकम कभी भी लव और अफेक्शन, मतलब बिना पैसे के अगर काम किया गया है तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। अगर पैसे लेकर आपने काम किया है, पैसे लेकर आपने काम किया है, तो उसी मेहनत को, उसी प्रोडक्शन को, उसी सर्विस को हम नेशनल इनकम में लेंगे। इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। तो कोई भी सामान, मान लीजिए आपने अपने बुक्स किसी अपने छोटे भाई को दे दिया लेकिन पैसा नहीं लिया, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। लेकिन वो बुक आपने किसी को पैसे में बेचा तो वो नेशनल इनकम के अंतर्गत आएगा। तो गुड्स हो या सर्विस हो, अगर पैसा लेकर आपने दिया है तो वो नेशनल इनकम में आएगा। इसलिए नेशनल इनकम इज मॉनेटरी वैल्यू। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक बार देख लेते हैं वापस से कि हमने सारे फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट किए, जिसके लिए हमने हिंट देखा था, नेशनल इनकम इज मा फॉर मी फॉर फ्यूचर। नेशनल इनकम इज मा फॉर मी फॉर फ्यूचर, जिसके अंदर से सारे फुल फॉर्म्स हमने यहां पर देख लिए। एम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, यहां पर एफ फॉर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ए फॉर नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट एग्रीगेट वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लेस करके ही लिखना है। फिर इसके बाद ए फॉर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर एम मीन्स मनी वैल्यू, मनी में कैलकुलेट हुआ है तो ही नेशनल इनकम में आएगा। फिर एफ फॉर फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब हमेशा जो 1 साल के अंदर आपने बनाकर बहा दिया, मतलब पब्लिक तक पहुंचा दिया, उसी को हम नेशनल इनकम में लेंगे। एंड एफ आर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो दिस वे स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड अ वेरी नाइस टॉपिक, और इस तरह से आपने सहयोग दिया बहुत ही बढ़िया से। थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, थैंक यू।